जैसे कि हम देख रहे हैं कि एंड्रयू अपनी जैकेट की पॉकेट में हाथ छुपा रहा है। बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर एनालिसिस करेंगे सोशल मीडिया पर्सनैलिटी एंड्रयू टेट का। औरतें आदमियों की संपत्ति होती हैं और जब दुनिया की एक भी औरत ठीक ढंग से अपनी कार को पार्क भी करना नहीं जानती तो मैं ऐसे हवाई जहाज़ में क्यों बैठूं जिसको चलाने वाली एक औरत है। पॉडकास्ट में जाकर कुछ इसी तरह के कंट्रोवर्शियल बयान देने के अलावा उनका एक और शौक है किक बॉक्सिंग। अभी रिसेंटली एंड्रयू टेट की किक बॉक्सिंग में एक करारी शिकस्त हुई है चेस डिमूर से और मैच हारने के बाद एंड्रयू टेट ने एक प्रेस मीट करी और इस प्रेस मीट के दौरान एंड्रयू टेट की बॉडी लैंग्वेज और उनका ओवरऑल बिहेवियर किस तरह का था उसको हम एनालाइज करेंगे। Yeah, obviously I didn't get the result I wanted, but truthfully the result I wanted was to see if I could still do it. 40 years old, 10 years retired, a little bit of time in a Romanian dungeon. It was always going to be a big ask against someone so much bigger than me, younger than me, more active than me, but I wanted a real challenge. I didn't want to fight a tin can, I didn't want to fight someone older than me, or smaller than me. You know, I felt like I won the first 2 rounds, and then because he's 20 kilo heavier, he started leaning on me and sapped some energy. So I didn't quit, never give up. Never retreat, never surrender, fight to the end, go out in your shield. So I have no excuses, training camp went fantastic. Time is the fire in which we all burn. Fortunately, a 40-year-old is not a 22-year-old. But I gave it my absolute all, and I have nothing but respect for Chase. I have no excuses. I'm not going to say anything bad about him. I'm not going to make up any reasons. He was the man who won. He deserves this victory. Truthfully, completely, and honestly, I'm actually very proud of him. सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं कि एंड्रयू टेट जब चेयर पर बैठते वक्त पहला सेंटेंस बोलता है कि ऑब्वियसली आई डिडंट गेट द रिजल्ट आई वांटेड, यानी कि मैं जिस तरह का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था मुझे वो नहीं मिला। तो ऐसा बोलते वक्त 4 बार वो कंटिन्यूसली ब्लिंक करता है। इसका राइट लिप ऊपर उठता है जिससे इसके चेहरे में एसिमेट्री नज़र आती है। एसिमेट्री मतलब जब एक रूपता की कमी हो जाती है चेहरे में उसको बोलते हैं एसिमेट्री, यानी कि एक तरफ इसका इस तरह का हो जाता है, ऊपर उठ जाता है लिप, यहाँ पर भी इसके ज़्यादा मूवमेंट आती है, इधर नहीं आती है, तो ये एसिमेट्री है। थ्योरेटिकली अगर आप जाओगे तो ये कंटेम्प्ट है। कंटेम्प्ट मतलब तिरस्कार की भावना, कि जब हम किसी की इज्जत नहीं करते, हम किसी के स्टेटमेंट की इज्जत नहीं करते या उसके एक्शन की हम इज्जत नहीं करते तो हमारे मन में एक तिरस्कार की भावना आती है, तो लोग अक्सर अपना एक तरफ का लिप ऊपर उठा लेते हैं, उसको कंटेम्प्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंटेम्प्ट इमोशन के भी बियॉन्ड जा रहा है, यानी कि इसके अंदर जो कंटेम्प्ट का भाव आ रहा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आ रहा है क्योंकि लिप बहुत ज़्यादा ऊपर उठ रहा है। मैं जानता हूँ कि इसका लिप यूजुअली भी थोड़ा सा ऊपर उठता है, लेकिन यहाँ पर इसका जो लिप है ये बहुत ज़्यादा ऊपर उठ रहा है, इसके बेसलाइन बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा है। ये एक गहरी सांस भरता है और वो इतनी गहरी सांस होती है कि उसकी आवाज़ तक सुनाई देती है। ये गहरी सांस कोई फियर कंसीलमेंट यानी कि कोई डर को छुपाने वाली सांस नहीं है, क्योंकि कई बार लोग सांस भरते हैं और अपने डर को भी छुपाने के लिए वो इस तरह से सांस भरते हैं। उस तरफ को इशारा नहीं कर रही है ये चीज़, क्योंकि इसकी जो वॉइस है उस वॉइस में किसी तरह की ट्रेम्बलिंग या कोई कंपन नहीं है। असल में इस तरह की गहरी सांस इसने ली है खुद को मेंटली स्टेबलाइज करने के लिए या अपने कंपोजर को रीगेन करने के लिए। थोड़ा सा इसको हम साइंटिफिक करके बोलें तो हम बोलेंगे SNS, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने के लिए ये इस तरह की इसने गहरी सांस भरी है। इससे इसका नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाएगा और ये अपनी बात को बेहतर ढंग से एक्सप्रेस कर पाएगा। स्टेटमेंट्स देते वक्त कई बार ये अपनी नेक को एक्सपोज कर रहा है अपनी डोमिनेंस और कॉन्फिडेंस को प्रोजेक्ट करने के लिए। किसी ने मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछा था कि हम ब्लिंक से कैसे पता कर सकते हैं कि कहाँ पर स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि इंसान ब्लिंक्स तो लगातार करता रहता है तो पता कैसे चलेगा कहाँ पर स्ट्रेस आ रहा है। तो उसका बहुत ही एक सिंपल थंब रूल है, 1 सेकंड के अंदर अगर कोई 2 बार ब्लिंक कर रहा है किसी भी पॉइंट पर तो वहाँ पर आपकी थोड़ी सी अटेंशन बढ़नी चाहिए। अगर 1 सेकंड में किसी भी 1 सेकंड में 3 ब्लिंक्स एक साथ आ रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, उस व्यक्ति का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बिल्कुल ट्रिगर हो रखा है। 4 ब्लिंक्स आ रहे हैं तो उससे कॉग्निटिव लोड बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा, अपना कंपोजर उसको संभालने में बड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये समझने की है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर सेकंड में 3 या 4 ब्लिंक्स एक साथ आ रहे हैं तो उसके आसपास कहीं ना कहीं डिसेप्शन छुपा हुआ भी हो सकता है, यानी कि इंसान हो सकता है किसी तरह का छलावा कर रहा है। तो ये आपको खुद ही इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। दूसरा ये है कि 1 मिनट के अंदर कितने ब्लिंक्स आ रहे हैं। किसी के 16 आएंगे, 17, 18, 19, 20, ये सब नॉर्मल है। लेकिन अगर वो बढ़ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं। अभी पिछले बार हमने एक टेररिस्ट का किया था जिसने लाल किले पर बम ब्लास्ट किया था, उसका क्या था, उसका मेरे ख्याल से 50-60 के आसपास उसका ब्लिंक रेट आया था 1 मिनट में। उसका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा था। इसकी सेंटेंस फ्रेमिंग में ये सुनना काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ये कह रहा है कि ऑब्वियसली आई डिडंट गेट द रिजल्ट आई वांटेड। Yeah, obviously I didn't get the result I wanted.
जिसमें कि ये अवॉइड कर रहा है साफ तौर पर कुछ वर्ड्स जैसे कि डिफीट, लॉस्ट, आई गॉट बीटन, ये सब ये अवॉइड कर रहा है, इससे दूरी बना रहा है। चलो इतना तो ठीक है, लेकिन फिर भी अपना ये गोल पोस्ट भी शिफ्ट कर रहा है और कह रहा है कि मैं तो देखना चाहता था कि मैं आज भी वो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। But truthfully, the result I wanted was to see if I could still do it. जबकि इससे पहले ये बोल चुका है कि ऑब्वियसली मैं जो चाहता था वैसा रिजल्ट नहीं मिला, यानी कि ये भी किसी भी और फाइटर की तरह सिर्फ जीतना चाहता था, विच इज़ ऑल राइट एंड नॉर्मल। लेकिन अब ये यहाँ पर अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहा है और अब ये बोल रहा है कि मैं तो ये देखना चाहता था कि क्या मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। हम एंड्रयू टेट में थोड़ा सा डिसप्लेसमेंट बिहेवियर भी ऑब्जर्व करते हैं जब ये चेयर पर बैठता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी भी इंसान का अपनी बॉडी पोजीशन को चेंज या रीएडजस्ट करना। मैंने अपने 15 साल से ज़्यादा की ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ देखी है कि जब भी कोई इंसान चेयर पर बैठता है तो उससे उसकी स्टेट ऑफ माइंड का पता चल सकता है। क्या उसकी बॉडी चेयर पर बैठते ही एक ही बार में स्टेबलाइज हो गई है या फिर वो बार बार एडजस्ट रीएडजस्ट कर रहा है। पुलिस स्टेशन में भी जब कोई सस्पेक्ट थानेदार के सामने बैठता है या फिर कोई जूनियर ऑफिसर सीनियर ऑफिसर के सामने बैठता है चेयर पर, तो उस वक्त ऐसा डिस्प्लेसमेंट बिहेवियर ज़्यादा स्ट्राइकिंगली नोटिसेबल होता है और ये दिखाता है कि इंसान किसी रीज़न से इंटरनली अनसेटल्ड है। एंड्रयू टेट में इस तरह का डिस्प्लेसमेंट बिहेवियर मैच हारने के बाद एम्बैरेसमेंट और पब्लिक इमेज डिस्ट्रॉय होने के डर की वजह से भी हो सकता है। वैसे थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट बिहेवियर नॉर्मल होता है, हर कोई करता है और ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ऐसा करते वक्त पेल्विस इन्वॉल्व होता है और जो पेल्विस की पोजीशन होती है वही डिसाइड करती है कि आपकी जो चेस्ट है वो कोलैप्स करेगी आगे की तरफ को या फिर आप एक डोमिनेंट मैनर में पीछे होकर के बैठोगे और चेस्ट खोल करके बैठोगे। तो कोई भी एक सिंगल बॉडी मूवमेंट कभी भी किसी तरह की पूरी पिक्चर नहीं दिखाती है। लेकिन एंड्रयू टेट के केस में प्रॉब्लम यह है कि डिस्प्लेसमेंट बिहेवियर के अलावा भी बहुत सारे क्लस्टर ऑफ क्यूज हैं जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में इशारा कर रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एंड्रयू अपनी जैकेट की पॉकेट में हाथ छुपा रहा है, और मैं इसको हाथ छुपा रहा ही बोल रहा हूँ, मैं जैकेट में हाथ डाल रहा है नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस तरह से हाथ डालना एक कंटेनमेंट बिहेवियर है, यानी कि इंसान का जो मन है वो ऐसे बॉडी पार्ट्स को अनजाने में छुपाने लग जाता है जहाँ से उसकी वल्नरेबिलिटी जो है वो लीक कर सकती है या फिर उसकी नर्वसनेस जो है वो लीक कर सकती है। तो कुछ लोग जो है नर्वसनेस या हाई इमोशनल स्टेट में या तो अपने हाथ से फिजट करने लगते हैं कुछ इस तरह से, और कुछ लोग जो है स्मार्टली अपने हाथों को छुपा लेते हैं जैकेट में या पैंट की पॉकेट में। लॉ एनफोर्समेंट वाले फील्ड में अगर कोई सस्पेक्ट अपने हाथों को छुपा रहा है तो उस केस में एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को खास तौर पर फिर सतर्क हो जाना चाहिए और ज़रा देखना चाहिए कि क्या बात है। वैसे मैंने देखा है कि जो डॉग्स होते हैं वो बॉडी लैंग्वेज पे बहुत रिलाई करते हैं, और अगर आप उनके सामने अपने हाथों को छुपा लोगे, अपने पॉकेट्स में हाथ डालोगे या किसी तरह से अपने हाथों को छुपा लोगे, इस तरह से कर लोगे, तो वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा सस्पिशन से देखते हैं और आपकी जो बाकी बची हुई बॉडी है उसमें से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसमें वो थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं, क्योंकि वो समझना चाहते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी क्या इंटेंट है, आप कोई थ्रेट तो नहीं हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ को ज़रूर समझ लेना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्वायरमेंट में इतनी ठंड है कि इंसान ने अपनी जैकेट में या अपनी पॉकेट में हाथ डाला हुआ है। लेकिन एंड्रयू के केस में मैं उसको इस तरह का ठंड वाला डिस्काउंट नहीं देने वाला, क्योंकि ये यहाँ पे हार के बैठा हुआ है और चांसेस हैं कि ये अपनी एम्बेरसमेंट छुपाने के लिए इसने अपनी पॉकेट्स में हाथ डालें, और इसके साथ वाला जो पर्सन है वो हाफ स्लीव्स टी शर्ट में बैठा हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये ठंड वाला फैक्टर नहीं है, बल्कि ये एम्बेरसमेंट को कंसील करने के लिए एक कंटेनमेंट बिहेवियर है। लेकिन फिर एक ज़रूरी सवाल उठता है कि ठीक है, हार गया तो हार गया, उसमें क्या है, हार जीत लगी रहती है। लेकिन इस पर्सन के अंदर इतने ज़्यादा डिस्कम्फर्ट के साइंस क्यों नज़र आ रहे हैं? अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट लियोन फेस्टिंगर की एक थ्योरी कहती है कि जब किसी इंसान के एटीट्यूड, बिलीफ और आइडेंटिटी ये एक डायरेक्शन में चली जाए और रियलिटी दूसरी डायरेक्शन में चली जाए, फिर से बोल रहा हूँ, एटीट्यूड, बिलीफ और आइडेंटिटी एक डायरेक्शन में चली जाए और रियलिटी दूसरी डायरेक्शन में चली जाए, तो ऐसा होने पर दिमाग में एक डिस्कम्फर्ट पैदा होता है कि ऐसा कैसे हो गया, मैं तो अपने आप को ये समझता था, ये रियलिटी तो किसी और डायरेक्शन में जा रही है। तो ऐसा होने पर दिमाग में एक डिस्कम्फर्ट पैदा होता है और इस डिस्कम्फर्ट को बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस वाली थ्योरी के हिसाब से भी अगर हम इस चीज़ को डीकोड करें तो दो चीज़ें होती हैं ना, एक बिलीफ है, एक रियलिटी है। तो जो रियलिटी क्या है एंड्रयू टेट के केस में कि वो हार गया है, बिलीफ क्या है कि मैं एक फाइटर हूँ, मैं हार नहीं सकता और मैं इनविंसिबल हूँ। दुनिया का लगभग हर इंसान डीप डाउन अपने आप को इनविंसिबल ही समझता है, वो ये सोचता है कि मैं हार नहीं सकता, और इस तरह की जो भावना होती है वो फाइटर्स में और ज़्यादा होती है। तो जब एंड्रयू टेट की रियलिटी उसके बिलीफ और एटीट्यूड से डिफरेंट डायरेक्शन में निकल गई है तो उसके माइंड में भी एक कन्फ्यूजन पैदा हो रही है कि अरे मैं तो इनविंसिबल था, मैं तो एक डोमिनेंट पर्सन था,
तो मैं कैसे हार गया। तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस होने पर बेचैनी बढ़ती है इंसान के अंदर। इसके लिए इंसान नेक्स्ट स्टेप ये उठाता है कि वो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ करता है। और उसको रिजॉल्व वो कैसे करता है, या तो वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है और वो बोलता है कि मैं इनविंसिबल नहीं हूँ और ये जो अपोनेंट है बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर है, बहुत ही अच्छा प्लेयर है। ऐसा करने से डिस्कम्फर्ट ख़त्म हो जाता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाती है। और दिमाग को सबसे गंदी चीज़ ये लगती है कि कन्फ्यूजन की स्टेट, तो दिमाग के लिए तो करेला नीम चढ़ा है कन्फ्यूजन की स्टेट। दिमाग को कभी भी कन्फ्यूजन अच्छी नहीं लगती। उसको गलत ओपिनियन दे दो, गलत ओपिनियन को पकड़ करके दिमाग बैठा रहेगा और उसको सही मानेगा। उसको सही बात बता दो, उसको भी पकड़ करके उसको कंफर्ट मिलेगा। लेकिन जहाँ पे सही और गलत कुछ भी नहीं है, जहाँ पर वो चीज़ इंसान को बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट देती है। उसको चाहिए यार या तो सही बता दो या गलत बता दो, इनफैक्ट सही और गलत तो पता ही नहीं होता माइंड को। उसको बस एक ओपिनियन चाहिए, उसी को वो सही मान करके आगे चलता है। इस तरह से उसका कॉग्निटिव डिसोनेंस रिजॉल्व हो जाता है। तो या तो एंड्रयू टेट उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर ले कि मैं इनविंसिबल नहीं हूँ और अपोनेंट जो एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है उसकी तारीफ़ें करे, इससे डिस्कम्फर्ट ख़त्म हो जाएगा, जो कि एग्जैक्टली एंड्रयू यहाँ पे करता है। और चेज़ की तारीफ़ों में कहता है कि आई हैव रिस्पेक्ट फॉर चेज़, नो एक्सक्यूजेज, आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग बैड अबाउट हिम। I gave it my absolute all, and I have nothing but respect for Chase. I have no excuses. I'm not going to say anything bad about him. I'm not going to make up any reasons. जब कोई कहता है ना कि ये इंसान इतना अच्छा है और मैं इसके अगेंस्ट ये नहीं करूँगा, तो ये उसकी तारीफ़ नहीं है, बल्कि ये वो इंसान अपनी एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी के तहत ये सब कर रहा है। तो ये कुछ इस तरह का है कि मेरे पास बुराई करना और एक्सक्यूजेस देना एक ऑप्शन है, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो ये तो एक स्ट्रैटेजी है। तो एंड्रयू बाबू, आप तारीफ़ नहीं कर रहे हो, आप तो स्ट्रैटेजी बना रहे हो। और तारीफ़ के साथ ये कुछ सपोर्टिव वर्ड्स का भी इस्तेमाल करता है, जैसे कि ट्रूथफुली, कंप्लीटली, ऑनेस्टली। Truthfully, completely, and honestly, I'm actually very proud of you. हारने के बाद ऐसे वर्ड्स असल में अपोनेंट के प्रति अपने सच्चे इमोशंस को ढकने के लिए बनाए जाते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कॉग्निटिव डिसोनेंस के बारे में कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या इंटरनल कन्फ्यूजन या इंटरनल डिसकम्फर्ट, कुछ भी बोलो उसे, वो जब हो जाता है तो उसको रिजॉल्व करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इंसान परेशान हो जाता है, उसका सर फटने लग जाता है कन्फ्यूजन की स्टेट में। तो उसको रिजॉल्व करने का एक तरीका तो ये होता है कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो कि मैं इनविंसिबल नहीं हूँ और सामने वाला बहुत अच्छा खिलाड़ी था। दूसरा तरीका ये होता है कि रियलिटी को आप डिस्ट्रॉय कर दो या फिर उसको मॉडिफाई कर दो। बोलो कि मैं इनविंसिबल हूँ, लेकिन जो अपोनेंट है वो चीट करके जीता है। या फिर बोलो कि रेफरी जो है ना वो बायस था, तब भी मेंटल डिस्कम्फर्ट जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि रेफरी ख़राब था, मैं ठीक था, मेरी वैल्यूज सही थी, रियलिटी में गड़बड़ है कुछ। तो रियलिटी को आप डिस्टॉर्ट कर दो। तो बेसिकली एंड्रयू जो है अपनी कॉग्निटिव डिसोनेंस को ही रिजॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि वो तारीफ़ कर रहा है। तारीफ़ करने से उसका जो मेंटल डिस्कम्फर्ट है वो कम हो रहा है और ये उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी नज़र आने लग जाता है। एंड्रयू की जो रेट ऑफ स्पीच है, जो उसके बात करने की जो रफ्तार है, वो भी बहुत फास्ट हो गई है। वैसे नॉर्मली भी वो बहुत तेज़ बोलता है, लेकिन जो उसका बेस लाइन बिहेवियर है बात करने का, जो उसकी स्पीड होती है, उस रफ्तार में और बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा एंड्रयू टेट 1.5 मिनट के अंदर अपनी 40 साल की उम्र का हवाला 2 बार देता है और एक तरह से उसको एक्सक्यूज़ बनाता है। एक तरफ से ये बोल रहा है कि नो एक्सक्यूजेस, लेकिन एक्सक्यूजेस बना भी रहा है और बार बार अपनी उम्र को हाईलाइट कर रहा है, लोगों को बता रहा है भाई मैं 40 साल का हो गया हूँ, ये बंदा जवान था। 40 years old, 10 years retired. जो कि साफ दिखा रहा है कि ये जो डैमेज कंट्रोल मोड में आ गया ये बंदा। यू माइट बी ब्रेव इनफ टू फाइट विद अ गाय 10 years यंगर, लेकिन भैया आप एक ऐसे पिंजरे में घुसे हो जहाँ पर कि शेर है, और जब आप अंदर घुस गए हो और मार खा के आ गए हो, उसके बाद आप बोल रहे हो कि यार शेर के पास तो पंजे थे, उसके पास तो क्लॉज थे, मेरे पास नहीं थे। तो ये तो कोई बात नहीं। जब आप घुसे हो तो फिर दोनों बराबर हैं, इक्वल। उसके बाद मत बोलो कि मेरी एज ज़्यादा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब ये विनिंग अपोनेंट की तारीफ़ करता चला जाता है तो इसका जो कॉग्निटिव डिसोनेंस जिसकी हमने बात करी, जो डिस्कम्फर्ट होता है, वो गायब होता जा रहा है। और हम ऑब्जर्व करते हैं कि प्रेस मीट की शुरुआत में ये फॉरवर्ड लीन करके बैठा हुआ था, और जैसे जैसे इसमें कॉग्निटिव डिसोनेंस कम होने लग गया, कॉन्फिडेंस और आने लग गया, इसको लगने लग गया कि ठीक है मैं कन्विंस करता चला जा रहा हूँ आप लोगों को, तो वैसे वैसे अब इसके जो शोल्डर्स हैं वो पीछे की तरफ को जाने लग गए हैं और ये पीछे की तरफ को बैठ गया है। एंड नाउ ही इज़ लेस stressed. So that's all in this video. Thank you.